Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. हमने मॉर्निंग के लेक्चर में ये बात पढ़ी थी कि मास स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए से हम नियॉन के डिफरेंट आइसोटोप्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज थोड़ा सा उसी से ही आगे बात लेके चलनी है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल वो है नियॉन और उसका मास है 20, 21 एंड 22 और हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करनी है डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के अंदर और वहां पर नियॉन का मास दर्ज करना है, लिखना है। कौन सा लिखें, यही हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे होगा कि अगर एक ही एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स हों तो फिर आपको कौन से आइसोटोप का मास लेना चाहिए। तो इसका तरीकाकार ये है कि हमें एक फार्मूला दिया गया है। वैसे अगर हम आसान बात करें तो वो ये है कि हम जितने भी मैसेज हैं उसका एवरेज ले लें, जिसको अब बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास। लेकिन ये एवरेज लेने का तरीका एक स्पेसिफिक है, मतलब सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो यूं होती है 20 + 21 + 22 एंड विल बी डिवाइडेड विद 3, क्योंकि 3 वैल्यूज हैं। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, 21। तो 21 सिंपल एवरेज है, पर ये तरीकाकार ठीक नहीं है। फिर क्या तरीकाकार है, तरीकाकार ये है कि हमें यहां पर एक स्पेसिफिक फार्मूला लिखना है। फार्मूला ये कहता है कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, यानी ये मालूम करना है तो यूं करो कि पहले लिखो फॉर एग्जांपल नियॉन का ये जो आइसोटोप है उसका मास, तो आप लिख सकते हैं मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय, आपको ये बताया गया था कि जो 20 आइसोटोप यानी नियॉन का, जिसको हम नियॉन 20 कहते हैं, नियॉन 20 आइसोटोप की जो परसेंटेज अबंडेंस है वो काफी ज्यादा है, 92.92 जैसे बताया था आपको। तो बात यहां पर यह कि मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस। तो ये आपके पास हो गया। अब करना यह है, चूंकि आइसोटोप आपके पास कितने हैं, 3, 1 2 3, तो आपको 3 टाइम्स लिखना होगा। यहां लिखना है प्लस, तो मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप लिखा था, अब लिखेंगे मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस, यानी इस सेकंड आइसोटोप की कितनी परसेंटेज अबंडेंस है। ये मेरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप इसे पूरा भी लिख सकते हैं। फिर एक और भी है प्लस, जब आपने प्लस किया तो क्या हुआ, फिर आपको लिखना पड़ेगा मास ऑफ थर्ड आइसोटोप, यानी थर्ड आइसोटोप का मास मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। ये जी आपके पास फार्मूला। अगर आप इस फार्मूला से काम करेंगे तो आपको एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। इसके लिए बुक में एक छोटी सी एग्जांपल है, वो एग्जांपल हम हल कर लेते हैं। जो एग्जाम्पल की वैल्यू है वो मैं आपको लिख के देता हूं, आप भी अपनी बुक में इसको देख सकेंगे, वरना आप यहीं पर ही देख लें। अब देखें, जो क्वेश्चन हमारे पास है वो कुछ ऐसे है कि a sample of neon is found to consist of neon 20, neon 21, neon 22. The percentage of neon वो इस तरह से है कि neon 20 की 90.92, neon 21 की 0.26 और neon 22 की 8.82 ये परसेंटेज अबंडेंस है। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। अब फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास ये क्या है, एक ही है, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कि एवरेज एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होगा। मतलब ये शर्त नहीं है, पर आपको ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है। चूंकि जवाब एवरेज जो हम निकालते हैं वो पॉइंट में आता है, तो इसलिए फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो बहरहाल आप ऐसा करेंगे, वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे और आंसर निकालते हैं। ये देखें, फार्मूला हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। अब देखें, ये हमारे पास फर्स्ट आइसोटोप
टॉप है और इसकी परसेंटेज अबंडेंस भी। तो लिखेंगे नियॉन 20 यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 90.92। ये दो चीजें हो गई, एक और दूसरी। फिर लिखेंगे प्लस सेकंड नंबर पर जो आइसोटोप है और उसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है वो कुछ यूं है, 21 मल्टीप्लाई बाय 0.26। ठीक है जी। अब तीसरे की बारी आ गई है। जो तीसरा आपके पास है वो है नियॉन 22 यानी 22 मल्टीप्लाई बाय 8 पॉइंट, पहले लिखेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय, इस परसेंटेज है 8.82। तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमने वैल्यूज को पुट कर दिया और डिवाइड बाय 100। जब आपने 100 से डिवाइड किया, सब कुछ हल कर लिया, तो हल करने के बाद जो आंसर आया है वो क्या है, वो है 20.18 AMU। तो इस तरीके से आप यहां पर आंसर निकाल सकते हैं। ये नियॉन की एग्जांपल थी। अगर आपके पास कोई भी आइसोटोप हो और उसके डिफरेंट मैसेज और परसेंटेज अबंडेंसेस हो तो आप हर किसी का एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास यहां पर पॉइंट में आया है तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इट इज फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तो ये भी बिल्कुल ठीक होगा। हमारी बुक पे छोटा सा एक और टॉपिक भी यहाँ पर मौजूद है, वो ये है कि एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। ये एक वास्ट टॉपिक है लेकिन इसका छोटा सा हिस्सा यहाँ दिया गया है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। यानी किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज आप कैसे मालूम करेंगे उस कंपाउंड में जिसमें वो मौजूद है। असल में जो एनालिसिस है ये दो बड़े हिस्सों में मुश्तमिल है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखें, पहले हमें देखना पड़ता है कि किसी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर ऐसा होगा तो उसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, और फिर हम पता करेंगे कि वो कितनी मिकदार में मौजूद है तो इसे कहेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो समझ लीजिए हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया, हमें पता लग गया कि एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है सपोज, और अब मालूम करना है कि वो कितनी मिकदार में है। अगर आपको ये मालूम करना है तो इसके लिए आपको कोई फार्मूला चाहिए होगा जो जवाब देगा क्वांटिटी में। तो यही इस वक्त करने जा रहे हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस किस तरह से करेंगे, और वो इस वक्त हम जो मालूम करने जा रहे हैं एनालिसिस में, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। तो आपको छोटा सा फार्मूला याद कर लेना है। वो फार्मूला ये है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू mass of element in a compound divided by mass of compound multiply by 100। ये फार्मूला कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसकी वजह यह है कि इस फार्मूले को उसी तरह ही आपने राइट किया जैसे आप हमेशा से लगाते आए हैं। अब आप कहेंगे सर वो हम कहां लगाते आए हैं। देखें, आपने टोटल मार्क्स हासिल किए, इसे आप कहते हैं टोटल मास, कह लें उसको टोटल मास ऑफ कंपाउंड, यानी टोटल मार्क्स को डिवाइड, यानी आप समझ लीजिए ऊपर लिखते हैं ऑब्टेन मार्क्स, नीचे लिखते हैं टोटल मार्क्स, मल्टीप्लाई बाय 100 तो परसेंटेज मार्क्स आ जाते हैं। इस तरह हमें लिखा है टोटल मार्क्स जिसको हमने डिवाइड करना है किससे, मास ऑफ एलिमेंट से, यानी उसमें जो मौजूद है कुल नंबर में से कुछ हिस्सा, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी तरह से हमने इस फार्मूले को हल करना है। तो ये फार्मूला है बड़ा आसान सा। इसमें हमें क्या होगा, एक एग्जांपल दिए किताब ने, उसको हम फौरन हल कर लेते हैं। तो हमारी जो एग्जांपल है वो कुछ यूं कहती है कि 8.657 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड वर डिकम्पोज्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पास 8.67 जो ग्राम है ये टोटल कंपाउंड का वजन है, यानी ये आपके पास मास ऑफ कंपाउंड आ गया। अब वो कहता है वर डिकम्पोज्ड इनटू इट्स एलिमेंट। इसमें एलिमेंट हैं कौन कौन से, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। ये तीन आपके पास एलिमेंट हो गए। यानी आपने एक दफा लिखना है कार्बन के लिए यही फार्मूला, एक दफा हाइड्रोजन के लिए और एक दफा ऑक्सीजन के लिए। अब ये भी पता चल गया, ये भी पता लग गया कि मालूम क्या करना है, और मास ऑफ एलिमेंट वो भी पता लग जाएगा। कैसे, जब हम ये वैल्यूज को पुट करेंगे। जैसे कार्बन इतने ग्राम है,
हाइड्रोजन इतने ग्राम है यानी 0.962 और ऑक्सीजन 2.478 ग्राम है। तो कहते हैं अगर ये सब कुछ आपको मालूम हो तो आप हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन बताएं। तो हम बता सकते हैं। देखिए भाई कैसे, ये देखें मैं जरा क्विकली इसको करने लगा हूं। सबसे पहले आपने लिखना है परसेंटेज, बेशक लिख लें कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, सबसे पहले निकाल लें कार्बन के लिए। तो लिखें कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट कितना है भाई 5.217 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 8.657 मल्टीप्लाई करना है 100। तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। आंसर हम निकाल लेते हैं लेकिन हम बाकी के लिए भी लिखते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए 0.962 डिवाइडेड बाय 8.657 टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। और इसी तरह से परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे 2.478 डिवाइड बाय 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हमने इनके आंसर निकाले तो वो निकले 60.28%। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर है 11.11% और जो आखिरी आंसर है 28.62%। इस तरह से आपने मालूम कर लिया कि किस किस एलिमेंट की कितनी कितनी परसेंटेज होती है किसी कंपाउंड में। ये हमारे पास सिंपल फार्मूला था। तो अगर आपको किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करनी है तो इस फार्मूला से की जा सकती है। आपके लिए इतना ही है, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको रोजाना की बुनियाद पर पढ़ें और पेंसिल इस्तेमाल करें, पेन इस्तेमाल करें, लिखें, राइट करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जो पिछले मिस कर चुके हैं उसके लिए लिंक आपको आई बटन में मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और जरूर देखें पिछले लेक्चर्स भी, ताकि आपका जो आगे आने वाला मटेरियल है वो और स्ट्रांग होता जाए और आपके पिछले कंसेप्ट आपको याद हों। आपके लिए खुदा हाफिज।